हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के सत्र 2022-23 प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने किया था अध्याय 1 विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हल। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इसके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2 अंक के, उनका सॉल्यूशन। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के एग्जाम्स में बनने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे कि यदि अभी आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं। ये बात है यहाँ पर कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं। ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं। इस प्रकार यदि हम किसी आवेश पर, किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण क्यू मानते हैं तो क्यू बराबर एन ई हो जाता है, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि या क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई भी लिख सकते हैं और केवल एन ई भी लिख सकते हैं। यदि हम एन ए लिखेंगे तो यहाँ हमें बताना है कि यहाँ एन कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। यदि हमने प्लस माइनस एन ई लिखा है तो हम लिखेंगे कि यहाँ एन कोई एक पूर्णांक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। क्वांटीकरण का मूल कारण बताना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण कि किसी पदार्थ के आवेशित होने में इलेक्ट्रॉनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोई पदार्थ, एक पदार्थ से जब दूसरा पदार्थ आवेशित करवाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्या में होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना, वो केवल पूर्ण संख्या में ही होता है। अतः किसी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश ई के पूर्ण गुणज में ही आवेश पाया जाता है, और यही मेन कारण होता है किसी भी विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, आवेश की योज्यता किसे कहते हैं। आवेश की योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आवेश की योज्यता का नियम है। तो विद्युत आवेश योज्य होते हैं, योज्य मतलब जोड़ने योग्य होते हैं। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि यदि कोई पदार्थ है उसमें बहुत सारे आवेश हैं अलग अलग मान के, तो उन सब का टोटल जो होगा वो उसकी आवेश की योज्यता कहलाती है। उसके बाद अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं या आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है ये हमें बताना है। तो आवेश संरक्षण का नियम इस प्रकार से हम लिखेंगे कि किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। या तो हम ये लिखेंगे आवेश संरक्षण के नियमानुसार कि किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। कूलाम का नियम हमें लिखना है, विद्युत संबंधी जो कूलाम ने नियम दिया था। तो कूलाम का नियम इस प्रकार से है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम का नियम है। इस नियम के अनुसार जब हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए या लिखिए। अध्यारोपण मतलब आरोपित होना। तो देख लेते हैं कि आवेशों का अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है। यहाँ पर है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर कि कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल, यानी कि एक कोई बिंदु आवेश है उस पर बहुत सारे अन्य आवेश उस पर मिलकर एक बल लगा रहे हैं, तब की बात है कि कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होते हैं। यानी कि यदि एक कोई अकेला बिंदु आवेश है उस पर बहुत सारे आवेश मिलकर बल लगा रहे हैं तो उन सभी का जो सम होगा वो सदिश योग के बराबर होगा। ये आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके बाद है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, इसका कारण हम यहाँ पर जानते हैं। देखिए, यदि ऐसा होता, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक और केवल एक ही दिशा होती है। यदि हमने माना कि यदि विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो जब हम वहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जहाँ पर वह दो दिशा बताएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के हमें गुण या विशेषताएं लिखनी है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। पहला, ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो पहला गुण इसका ये हो गया कि ये रेखाएं धन आवेश से तो प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अभी हाल हमने क्वेश्चन का आंसर पढ़ा था, जो हमने किया था कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। ये रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है ना, अभिलंबवत होती है। और ये रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं कौन से वक्र बनाती हैं, तो ये रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है, इसका मात्रक बताना है और इसका विमेय सूत्र हमें बताना है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कोई बिंदु है, वहाँ पर यदि हम एकांक धन आवेश लेके जाते हैं और वहाँ जो आवेश पहले से होता है उस कारण से जो भी बल वहाँ उसे लगता है, महसूस होता है, वो बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, सीजीएस मात्रक डायन प्रति स्थित कूलॉम होता है और इसका जो विमेय सूत्र है वो होता है ML_T-3A-1। ध्यान रखें, विमेय सूत्र ML_T-3A-1 इसका विमेय सूत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। क्या है ये, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। विद्युत फ्लक्स की हमें डेफिनेशन बतानी है। तो यह है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई बंद आकार का पृष्ठ है, किसी भी आकार का पृष्ठ है, उसके अंदर से जितनी भी क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर गुजरती है उन सबको ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली
कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। किससे बताते हैं? इसे फाई से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणित 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 गुणित 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल है? बल की हमें गणना करनी है। तो बल की गणना हम कूलाम के नियम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहले मान दिए हुए थे वो मान हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला Q1 जो आवेश का मान दिया था वो हमने लिखा Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 3 × 10⁻⁷ कूलाम। बल ज्ञात करना है। दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये तो कूलाम में है, ये भी कूलाम में है, लेकिन ये जो त्रिज्या है वो कूलाम में नहीं है, दूरी कूलाम में नहीं है, मीटर में नहीं है, इसलिए इसको हम मीटर में लाते हैं। तो मीटर में लाते हैं तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो ठीक वैसे ही 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 30 गुणित 10⁻² मीटर। ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, और तो इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कूलाम का नियम लगाया जो इस प्रकार से है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हमने K नहीं लिखा क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था कि वायु है, तो वायु में K का मान 1 होता है। तो मान फॉर्मूला यहाँ लिखा, फॉर्मूले में मान पुट करना है। तो ये 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग। यहाँ पे मान होता है इंटू Q1 का मान 2 गुणित 10⁻⁷ और Q2 का मान 3 गुणित 10⁻⁷ और r²। तो जो त्रिज्या जो दूरी है यहाँ पर उसको हमें 2 बार लिख लिया है। तो ये हो गया 30 गुणित 10⁻² और 30 × 10⁻²। उसके बाद इस कैलकुलेशन को हल करना है। तो हमने संख्याओं को एक साथ लिख लिया। आप देख सकते हैं 9, 2 और 3 एक साथ लिखा। नीचे के संख्याओं को भी हमने एक साथ लिखा, तो 30 × 30 हमने लिखा। ऊपर जो 10 की घात हैं इनको एक साथ हम लिख लेते हैं। तो देखिए 10 की घात 9 तो ये रहा, 10 की घात -7 ये है, 10 की घात -7 ये, तो 10 की घात -14 हो जाएगी। नीचे आप देखिए 10 की घात -2 है, 10 की घात -2 है, तो नीचे हो जाएगी 10 की घात -4। इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस 3 से हम इस 30 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे 10, आगे और भी डिवाइड हो सकता है। 2 से हम इस 30 को यहाँ काट लेते हैं तो आ जाएंगे 15। फिर संख्या काटिए, देखिए 3 से, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएंगे 3 और ये आ जाएंगे 5। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए संख्या केवल 3 बचा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू 10 की घात, यहाँ पर देखिए 9 घात प्लस की थी और 14 घात माइनस की थी, तो गुणे में घातें जुड़ती है। तो 14 माइनस का 9 प्लस का है, तो ये यहाँ पर जो घात है माइनस की 5 बच जाएगी। बटे में हम बात करते हैं तो 10 और 5 का इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 50, और ये हो जाएगा 10 की घात -4 नीचे है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इंटू 10 की घात क्या हो गई है 4 होगी। आगे हल करेंगे तो 3 में हम 50 से डिवाइड करते हैं। 3 में क्या करना है, हमें 50 से डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड करने के लिए हम क्या करें, इस 3 को 50 से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 50 से बड़ा बनाने के लिए हम इसमें 3 जीरो ऐड कर देते हैं, 2 जीरो ऐड कर देते हैं, 300 बन गया बटे 50। अब 2 जीरो हम लेके आए हैं, तो ये 10 की घात 4 पॉजिटिव है, मतलब इसके पास 4 जीरो है, तो इसमें से हमने 2 जीरो यहाँ पर ले ली है। तो यहाँ कितनी जीरो बची, तो यहाँ 2 जीरो बची। तो हम लिख देंगे 10 की घात -5 इंटू 10 की घात
तो आप देख सकते हैं 5 0 से 0 कट गया। 30 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, इंटू 10 की घात माइनस के 5 घात यहाँ पर है और 2 घात यहाँ पर घातें जुड़ जाएगी तो आ जाएगी माइनस की 3। तो यहाँ पर ये बल आ गया और बल का मात्रक होता है न्यूटन। और हमसे ये पूछा था कि उनके बीच कितना बल लगेगा, तो यहाँ पर जो दो आवेश हैं उनके मध्य में बल लगेगा F बराबर 6 गुणित 10 की घात -3 न्यूटन। चलिए इसके बाद अगला सवाल, अगला प्रश्न हम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है क्यों? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसका कारण हमें लिखना है। तो देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे इसका कारण। तो ज़्यादा कारण बड़ा नहीं है, सिंपल सा कारण है कि चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है ना तो वो चालक के अंदर से नहीं गुजरती है, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसलिए क्या होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं क्यों? दो प्रकार के वक्र होते हैं, एक खुले वक्र होते हैं, बंद वक्र होते हैं। हमने विशेषता में पढ़ा है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है खुले वक्र बनाती, तो ये बंद वक्र क्यों नहीं बनाती, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं क्योंकि ये क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी कि ये कंटिन्यूअसली चलती नहीं रहती है, बल्कि ये धन आवेश से बनती है और ऋण आवेश पर स्वतः ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो एवं इसका ऐसा मात्रक तथा लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पढ़ा था विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ जिसके अभिलंबवत बाहर की ओर निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी टोटल संख्या जितनी भी होगी उन सबको ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से बता रहे थे और यहाँ पर हम इसका ऐसा मात्रक लिख लेते हैं जो पूछा है हमसे। तो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम। क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम। और विमित सूत्र इसका बनता है ml3 T-3 A-1। ध्यान रखेंगे विद्युत फ्लक्स का विमित सूत्र ml3 T-3 A-1 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक गोल गौसीय पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश हैं। क्या है, एक गोल पृष्ठ है गौसीय वाला, उसके अंदर कुछ आवेश हैं। यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, जो त्रिज्या है उसको क्या करनी है, आधी करना है, तो विद्युत फ्लक्स किस प्रकार से परिवर्तित होगा ये हमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि एक गोल गौसीय पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश हैं और इसकी गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स के मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, त्रिज्या को आधी कर देने से उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हमें कारण भी लिखना है क्यों नहीं होगा, क्योंकि गॉस के नियमानुसार जो फ्लक्स है तो फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो फ्लक्स होता है वो केवल माध्यम की विद्युतनशीलता और आवेश का जो मान है उस पर निर्भर करता है, बल्कि यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इस कारण से भले आप त्रिज्या को दोगुनी कर दें या त्रिज्या को आधी कर दें, इसके फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मूल आवेश का मान कितना होता है। मूल आवेश का मान कितना होता है, मूल आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और जो मूल आवेश होता है E, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, E का मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका मान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, क्या 10⁻−25 कूलाम आवेश संभव है। क्या 10⁻−19 कूलाम आवेश 25 कूलाम आवेश संभव है। तो एक रीजन तो यहाँ पर यह भी बनता है कि 10⁻−25 कूलाम आवेश संभव ही नहीं है, क्योंकि जो मूल आवेश है वो है 10⁻−19 कूलाम और ये उससे भी और कम है।
तो एक रीजन तो ये भी हम कर सकते हैं, और एक रीजन हम यहाँ पर जो हमारे पास क्वांटीकरण सिद्धांत था उससे भी ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये मान संभव नहीं है। तो हमने माना यहाँ पर कि जो Q था वो दिया था 10⁻⁻25 कूलम, और E हम जानते हैं ये मान होता है। क्वांटीकरण सिद्धांत का यूज़ किया, Q बराबर N ही होता है, N का मान निकालना, संख्या का मान निकालना है, और संख्या पूर्ण संख्या में आना है, पूर्णांक में आना है। तो Q बटा A लिखा 10⁻⁻25 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻25 इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात जो है प्लस की हो जाएगी 19, तो ये घात होगी 10⁻⁻19 प्लस 25 प्लस 19 बटा 1.6। यहाँ पर दशमलव हटाया तो ऊपर हमने 10 लिख दिया, इंटू 10 की घात यहाँ पर 6 बच गई माइनस की, 10 को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 0.625 इंटू 10 की घात -6, -6 मतलब ये जो दशमलव है 6 अंक और पहले इधर आएगी, पीछे की ओर आएगी, तो 6 अंक और पहले इधर ले गए तो ये संख्या बन जाएगी n इक्वल टू 0.000000625। लेकिन ये ऐसा जो मान है ये पूर्णांक संख्या में नहीं आता। पूर्णांक में कौन आते हैं, जो पूर्ण मान होते हैं, 1 2 3 -1 2 3 इस प्रकार से आता है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः या इसलिए 10⁻⁻25 कूलम आवेश संभव ही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो बराबर एवं सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। सजातीय आवेश क्या है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो ठीक बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए सजातीय आवेश है, तो हमने माना कि अपने पास दो आवेश है, दोनों आवेश Q है, ये भी Q है, यहाँ इन दोनों के मध्य की जो दूरी है टोटल वो R है। टोटल दूरी कितनी है, R है, यहाँ से यहाँ तक की। हमें इनके मध्य बिंदु पर निकालना, क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो मध्य बिंदु हमने P ले लिया यहाँ पर, तो इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी इसकी हो जाएगी R/2, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी भी हो जाएगी R/2। क्योंकि दोनों आवेश सजातीय है, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला मान लें, या ये माइनस वाला मान है या माइनस वाला मान है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें बनेगी वो बन जाएगी प्लस से माइनस की ओर, यानी कि हम इधर से इधर की ओर मानते हैं, इसमें बन जाएगी इधर से इधर की ओर। दोनों एक दूसरे के विपरीत बनेगी, चाहे कोई सा भी लें। सजा हम यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए प्लस से बनेगी, इधर पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए प्लस से बनेगी, तो इधर से इधर की ओर इसकी दिशा, इधर से इधर की ओर। तो यहाँ पर हम E1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम E2 ले लेते हैं। तो देखिए हम पहले ये A बिंदु ले लेते हैं, ये B बिंदु ले लेते हैं। तो A के कारण पहले P पर तीव्रता निकालते हैं, फिर B से P की तीव्रता निकालते हैं। तो बिंदु A के कारण, बिंदु A पर उपस्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला E1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q बाय R स्क्वायर। R मतलब दूरी इनके बीच की क्या है, R/2 है, तो R/2 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दे दिया यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार से बिंदु B पर उपस्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर भी सेम वही मान आएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 K Q बाय, दूरी लिखना है यहाँ पर तो R/2 है, तो R/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है यहाँ पर। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दिशा पर निर्भर करता है, एक की दिशा इस तरफ है, एक की दिशा इस तरफ है। यदि हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, या इसको पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः बिंदु P पर परिणामी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बन जाएगी E इक्वल टू E1 माइनस E2। समीकरण 1 और 2 से इनके मान पुट करेंगे हम, तो ये बनेगा 1/4πε0 के Q बाय R/2 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 1/4πε0 के Q बाई R/2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों की वैल्यूज़ बराबर है, तो इससे इस वाला जो मान है ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आंसर इसका हम लिखेंगे, तो दो बराबर एवं सजातीय आवेश एक दूसरे से यदि हम कुछ दूरी पर रखें, उनके ठीक बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो 0 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा। तो देखिए, जब हम एक द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र में रखते हैं जो कि एक समान होता है, तो वहाँ पर हम बल की गणना करते हैं। तो जो बल लगता है वो बल लगता है टाउ इक्वल टू, टाउ के बराबर लगता है PE साइन थीटा। अभी आया कैसे है वो हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है ये E, यहाँ पर एक जो विद्युत द्विध्रुव है जो AB है, इस पर दो आवेश हैं प्लस Q और माइनस Q, दोनों के मध्य की दूरी 2a है। इसको इसके साथ में थीटा का कोण बनाते हुए हमने रखा है। तो इस A बिंदु पर इस E के कारण एक बल लगेगा जो F बराबर QE होगा, तो जो इसको इससे इधर की ओर लाने की चेष्टा करेगा। सेम ऐसे ही इस B बिंदु पर भी एक बल लगेगा इधर की ओर, जो इसको इधर की ओर लाने की चेष्टा करेगा। तो मतलब यहाँ पर जो बल लगा इस पर भी लग रहा है इधर की ओर, इस पर लग रहा है इधर की ओर, तो ये इसको घुमाने की चेष्टा करेंगे और ये इसको यहाँ पर मध्य में स्थित करने की चेष्टा करेंगे। तो ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। इस कारण से क्या करते हैं, एक बल युग्म बना लेते हैं और इस बल युग्म को ही यहाँ पर बल माना जाता है और इसको नाम दिया जाता है प्रत्यानयन बल युग्म। तो जो बात हमने यहाँ समझी वो बात हमें यहाँ लिख भी देंगे कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश हैं प्लस Q और माइनस Q, दूरी 2a है, इसे E क्षेत्र में रखा है जो थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा, प्लस Q पर लगा QE और माइनस QR पर लगा माइनस QE। तो दोनों बल परिमाण में बराबर है और विपरीत दिशा में है, इसलिए ये एक बल युग्म बनाते हैं जिससे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण या बल युग्म बराबर होता है एक बल इंटू बल युग्म की भुजा, जो हो गया टाउ इक्वल टू QE इंटू AC। अब AC की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर, ये AC यहाँ पर दे रखा है और ये जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है नया बना, तो हम यहाँ पर साइन थीटा का यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी कि AB बटा AC। है ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर AC और कर्ण क्या है, AB है। और AC की वैल्यू हमें याद करनी है, जबकि जो विद्युत द्विध्रुव है ये AB है, कर्ण की तरह है, तो इसका मान 2a है, तो हम यहाँ 2a लिख लेते हैं। तो ये हो गया AC बटा 2a। तो हम यहाँ से जब AC की वैल्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2a साइन थीटा, और इस AC की वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें टाउ बराबर मिलेगा QE इंटू 2a साइन थीटा। और हमने पहले पढ़ा था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P वो होता है 2Q इंटू A के बराबर में, 2Q A के बराबर में होता है। तो 2AQ इसको हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे हम P, तो टाउ बराबर आ जाएगा यहाँ पर PE साइन थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बल लगा है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो एक कूलम आवेश की या एकांक आवेश की, दोनों को एक ही मानते हैं। दोनों की डेफिनेशन इस प्रकार से है कि एक कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। यही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि एक कूलम आवेश वैसा आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी कि अल्प दूरी होनी चाहिए और वहाँ पर जो आवेश है वो समान परिमाण के होना चाहिए और विजातीय होना चाहिए। तो ऐसे जो निकाय बनता है उस निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ हमने चित्र बना रखा है, 2 आवेश हैं, एक +q एक -q है, दोनों के मध्य की दूरी 2a है। तो चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित किया गया है जो अल्प दूरी 2a पर स्थित है, +q और -q आवेशों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से जो इसके जो अति लघु उत्तरी के जो प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके जो लघु उत्तरी प्रश्न हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे।